नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर कविता को पढ़ रहे हैं। हरी घास पर क्षण भर एक लंबी कविता है और हरी घास के क्षण भर जो कविता मानव मन की दमित इच्छाओं पर कुंठाओं पर है आश्रित है और शहरीकरण बदलते आधुनिकीकरण के द्वारा जो मनुष्य का जीवन किस प्रकार से कृत्रिमता और बनावट से ओतप्रोत हो चुका है वह प्रकृति से विमुख होता जा रहा है। और उसी संदर्भ में कवि अज्ञे जी कुछ क्षण हरी घास पर बिताना चाहते हैं, अर्थात हरी घास से तात्पर्य यहाँ पर जो है पूर्णतः प्रकृति के साथ वो जुड़ना चाहते हैं और इसी का संदेश देते हुए कह रहे हैं अज्ञे जी। तो ये पद आपका जो प्यारे विद्यार्थियों 7वां और 8वां पद है। तो देखते हैं हरी घास पर क्षण भर। याद करे अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी है। याद करे अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन हमें न हीन बनावे। प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से आओ बैठो ये क्षण हमें मिला है। नहीं नगर सेठों की फैयाजी से, ये क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से। हमें मिला है ये अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। हमें मिला है ये अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में अज्ञे जी जो है प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर कविता शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कवि ने जीवन की जो पिछली बातें हैं उनका स्मरण किया है। उनका स्मरण करते हुए और अपने उन अनुभवों से स्वयं को हीन जो मानने का जो वर्णन है वो इसमें किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक शब्द देख लेते हैं जो कि अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के ही, बिना प्रयास के। अतीत मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय जिसको हम भूतकाल कहते हैं, ठीक है। और जीवन के प्रत्यावलोकन का मतलब होता है पुनः देखना, पुनः देखना यानी जिसको हम कह सकते हैं दोबारा देखना, ठीक है। हीन न बनावे, कम न बनाए, कमी न महसूस करे, कम न माने। प्रत्यय भी कम मुख मतलब विपरीत दशा, विपरीत मुख हो गया। प्रत्यय भी मुख का मतलब विपरीत दशा, ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। पाप बोध से मतलब पाप का ज्ञान, पाप का ज्ञान होने से। क्षण हमें मिला नगर सेठों की फैयाजी, फैयाजी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों कृपा, दया। और हमें अपने निधि, निधि माने खजाना, राशि, मूलधन कह सकते हैं, खजाना या राशि या इसको मूलधन के रूप में बात कर सकते हैं। ब्याज सरीका माने ब्याज के समान, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब देखते हैं इसका अर्थ हम। तो कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हरी घास पर क्षण भर कविता में कह रहे हैं कि हमें याद करे अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। अज्ञे जी कहते हैं हम विगत जो जीवन है, अपना जो पीछे का जो जीवन है, भूतकाल है, अतीत है, वह हम अपने अतीत का अनायास ही क्या करें, बिना प्रयास के ही जो है स्मरण करें, याद करें। हम अपने अतीत को, अपने भूतकाल को पुनः याद करें और जीवन के जो अतीत की घटनाओं को हमें क्या करना है, याद करना है। ये कवि अज्ञे जी कहते हैं कि याद करें अनायास, कि हम अनायास ही बिना किसी प्रयास के हम जीवन के अतीत के बारे में, अतीत की घटनाओं के बारे में, जीवन के अतीत के पलों के बारे में हमें याद करना चाहिए या याद करें, जीवन के अतीत की घटनाओं को याद करें। और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, और ये न माने कि हम अपने अतीत के शरणार्थी बन गए। अर्थात शरणार्थी वह होता है जो एक स्थान
स्थान से चल करके, अपने मूल स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर शरण पाता है। तो हम कोई ये नहीं समझे कि हम अतीत के शरणार्थी बन गए, हम भूतकाल के शरणार्थी बन गए हैं और बार बार जो है अपने अतीत में ही जाते रहते हैं, अतीत में अपने बीते हुए समय को याद करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये भी नहीं माने कि हमें कुछ क्षण के लिए हमें बीते हुए समय को भी याद करना चाहिए, लेकिन बीते हुए समय को, भूतकाल को याद करने का अर्थ ये नहीं है कि हम उस भूतकाल के गुलाम हो गए हैं या भूतकाल के शरणार्थी बन गए हैं। जबकि ये बार बार जो है अपने अतीत की शरण में जाते हैं, ये भी नहीं मानना चाहिए, यानी स्वयं को हीन नहीं माने कि हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभवों का प्रत्यावलोकन, क्योंकि अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक व्यक्ति या फिर कवि स्वयं कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति या स्वयं कवि कहते हैं कि हम अपने जीवन में अतीत का क्या करते हैं, स्मरण करना चाहिए, करते हैं, सब व्यक्ति है, या फिर कवि स्वयं कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में अतीत को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ये स्मरण अपने जीवन के जो बीते हुए जो पल है, बीते हुआ जो समय है, घटनाएं हैं, उनके अच्छे बुरे जो अनुभव है उनको पुनः देखना जैसा है, यानी जीवन के अनुभवों का प्रत्यावलोकन है। यानी ये स्मरण हमारा, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि ये स्मरण हमारा जीवन के अनुभवों का प्रत्यावलोकन। जीवन के अनुभव का मतलब जीवन की जो अच्छे बुरे जो पल है, अच्छे बुरे जो अनुभव है, अच्छे बुरे पलों को या घटनाओं को याद करने जैसा है, घटनाओं को याद करने जैसा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जीवन के अच्छे बुरे पल है वो प्रत्यावलोकन, यानी जीवन के अच्छे बुरे पलों को याद करना जो है एक प्रकार से क्या है, दोबारा देखना, जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को पुनः देखना जैसा है। इस प्रकार से हम अगर अपने अतीत को याद करते हैं, अपने बीते हुए समय को, भूतकाल को याद करते हैं, अपने जीवन में बिताए हुए पलों को पुनः याद करते हैं, तो फिर ये अपने जीवन के जो हमने जीवन में क्या क्या अच्छा कार्य किया, क्या क्या बुरे कार्य किए, तो अच्छाई और जो बुराई है उसको देखने जैसा है, यानी पुनः उसको दोबारा देखना या प्रत्यावलोकन करना जैसा है। ये याद करना, क्या करना, अतीत को याद करना क्या है, अपने जीवन के अच्छे बुरे पलों को दोबारा देखने जैसा है, प्रत्यावलोकन करना है। और हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से, और वह जो अनुभव है वह ही क्या है, प्रत्यावलोकन है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बार बार पिछली बातों को, अपने जो अनुभव है उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना। प्यारे विद्यार्थियों, न तो स्वयं को इससे अगर हमें बार बार अपने पुनः अतीत को याद करते हैं और अपने उसका चिंतन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो फिर अपने स्वयं को क्या नहीं माने, हमें न हीन बनावे, हमें हीन नहीं बनावे, अर्थात हमें अपने आप को हीन नहीं माने कि जीवन की पिछली जो घटनाएं है जो बीत चुकी है उसको याद करने से स्वयं को हीन नहीं माने, ठीक है, कमजोर नहीं माने, दुर्बल नहीं माने। और न ही पाप बोध की जो विपरीत दशा है प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से, प्रत्यभिमुख का मतलब विपरीत दशा, विपरीत मुख, यानी अगर हम इस प्रकार से वर्तमान समय से भूतकाल की तरफ जाते हैं तो अपने मुख को क्या कर लिया, हमने विपरीत कर लिया, यानी वर्तमान से मुख मोड़ करके हमने मुख किसकी तरफ कर लिया, भूतकाल की तरफ। भूतकाल की यादों को, अतीत की यादों को अगर हम करते हैं, विपरीत दशा जो है करते हैं, तो इसमें हमें पाप बोध ना होना चाहिए कि अगर हम अतीत को याद करना पाप का जैसे कार्य नहीं समझे कि हम अतीत को अगर याद करते हैं तो वो पाप बोध ना हो, पाप के ज्ञान का जैसा ना हो, क्योंकि अतीत को भी याद करना चाहिए, समय समय पर अतीत को भी याद करना चाहिए, वर्तमान से थोड़ा अतीत की तरफ भी हमें देखना चाहिए, ये बात इसमें कहना चाहते हैं। और अतीत को देखने का तात्पर्य यह नहीं कि हम अतीत के शरणार्थी बन गए हैं या फिर अतीत को देख करके हम अपने आप को हीन समझे, ऐसा ना हो। तो इस प्रकार से न तो पाप बोध की विपरीत दशा से ग्रस्त होवे, कहने का तात्पर्य है कि जो अतीत को देखने का तात्पर्य यह होता है कि कमजोर जो व्यक्ति है या दुर्बल व्यक्ति है वही जो जीवन के अतीत को याद करता है और अपने भूतकाल में बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन जो इस प्रकार जो प्रयास करता है वह भविष्य की बजाय वो बार बार किस की तरफ जाता है, फिर अतीत की तरफ जाने लग जाता। तो ये दुर्बलता का प्रतीक भी
माना जाता है कि कमज़ोर व्यक्ति बार बार है वो बीते हुए समय की चर्चा करता रहता है, वर्तमान की समस्याओं से वो भाग करके पिछले समय को याद करता रहता है, अतीत को याद करता रहता है कि हम पिछले समय में पीछे ऐसा था, हमारे जीवन में ऐसा था, सुख की दिनों को वो याद करता रहता है। तो इस प्रकार से वो जो कमज़ोर या दुर्बल व्यक्ति होता है वह भविष्य की बजाय बार बार अतीत को देखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यूं इस प्रकार से अगर हम अपने अतीत का स्मरण करते हैं तो अपने आप को हीन नहीं माने, क्योंकि अतीत को भी समय समय पर देखना चाहिए, ये भी बात कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यूं उसकी हृदय की दुर्बलता हमें नहीं समझनी चाहिए कि अगर वह अतीत को याद कर रहा है तो उसका हृदय दुर्बल है, दुर्बलता का प्रतीक है, इसीलिए इस दुर्बलता से ग्रस्त उसको नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य हम ये अपने आप में थोड़ा भी ये भाव नहीं लाए कि हम अगर अतीत को देख रहे हैं तो हम कमज़ोर हैं, दुर्बल है, ये कतई नहीं सोचे। इस प्रकार का भाव यहाँ पर दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हुए। और ये क्षण हमें आओ बैठो, यह क्षण हमें मिला है, इसीलिए कवि कहते हैं कि इसीलिए आओ इस हरी घास पर कुछ क्षण हम बिताएं, कुछ क्षण हम बैठे एक साथ। ठीक है, वह अपने प्रेयसी को, अपने प्रियजन को लक्ष्य करके कवि कह रहा है कि आओ इसीलिए कुछ क्षण एकांत में बैठे, कुछ क्षण हरी घास पर बैठे। और हमें यह जो अवसर मिला है, ये जो सुअवसर मिला है, ये हमें नगर सेठों की कृपा से नहीं मिला है, फैयाजी से नहीं, नगर की सेठों की फैयाजी से। कवि कह रहे हैं कि हरी घास पर अगर हम थोड़े समय के लिए अगर बैठे, हरी घास पर क्षण भर अगर हम एकांत में निश्चिंत होकर के बैठे और अपने अतीत को याद करते हुए अगर यहाँ हम बैठे, ठीक है, अगर हम अतीत को याद करते हुए कुछ क्षण यहाँ पर बैठे तो ये बैठना जो है अतीत को याद करते हुए अगर हम बैठे तो ये क्या है, क्षण भर के लिए अगर हम एक पास हम नज़दीक से बैठे, एकांत में बैठे, तो ये जो अवसर मिला है वो कोई नगर के सेठों की या फिर पूंजीपति या उच्च वर्ग या फिर जो धनी वर्ग है उसकी कृपा से हम नहीं मिला है हमें। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो एकांत में इस हरी घास पर क्षण भर बैठने का, प्रकृति के साथ जुड़ करके हमें बैठने का अवसर जो मिला है वो कोई नगर सेठों की गुलामी से या नगर सेठों की दया कृपा से हमें नहीं मिला है, पूंजीपतियों की कृपा से नहीं मिला है। ये क्या मिला है, हमें मिला है ये अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीका। बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन रूपी जो खजाना है, जीवन रूपी ये जो मूल धन है, उसके ऊपर ब्याज के समान ये अवसर मिला है, ब्याज के समान ये सुअवसर मिला है। बहुत सुंदर यहाँ पर उपमा बिंब दिया है कि ये जो अवसर मिला है हमें एकांत में बैठने का, यूं इस भाग दौड़ी जिंदगी से कुछ क्षण निकाल करके यूं प्रकृति के साथ हमें एकांत में बैठना, यूं प्रकृति के साथ जुड़ करके हरी घास पर कुछ क्षण के लिए बिताना, ये किसी नगर सेठ की कृपा से हमें नहीं मिला है, अपितु अपने अतीत की जीवन की जो संचित जो राशि है, जीवन की निधि से, जीवन रूपी जो ये मूलधन या खजाना या राशि के ब्याज के रूप में हमें ये सुअवसर मिला है। तो यहाँ जो एकांत में हरी घास पर क्षण भर बैठने का जो अवसर मिला है वो जीवन रूपी मूल राशि, जीवन रूपी खजाने की ब्याज के समान ये सुअवसर हमें मिला है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो ये कोई नगर सेठों की कृपा से नहीं मिला, हमें जीवन के अतीत रूपी जो निधि है, जीवन का जो अतीत है हमारा, उस अतीत रूपी जो निधि या खजाना है उसके ऊपर ब्याज के समान ये सुअवसर हमें मिला है। तो ब्याज रूपी सुअवसर और जीवन का अतीत रूपी मूलधन, ठीक है, उसके ऊपर हमें यह ब्याज रूपी जो सुअवसर है वो मिला है। इसीलिए हमें मिल बैठ करके इस अच्छे समय को व्यतीत करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के अंतर्मन को समझना चाहिए और प्रकृति के साथ जुड़ते हुए हम एक दूसरे के अंतर्मन को जोड़े। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों व्यक्त हुआ है।
और विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से शरणार्थी है वो एक स्थान जीवन में एक स्थान से छोड़कर अन्यत्र स्थान पर शरण पाने के लिए जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से मानव जो मन है वो वर्तमान की समस्याओं से, मानव मन आज है वर्तमान की समस्याओं से भाग करके उससे पीछा छुड़ा करके अतीत की शरण में जा रहा है, वर्तमान में नहीं जी रहा है, वर्तमान में जीते हुए भविष्य की कल्पना नहीं करके वह अतीत के पीछे अतीत के समय में जाना चाहता है, अतीत में जाना चाहता है, वह इस प्रकार से पीछे लघु हो गया है, ठीक है। तो वर्तमान की समस्याओं से भाग करके वह अतीत का स्मरण करता है, उसका इस प्रकार से शरणार्थी बन जाना किसका प्रतीक है? अतीतवादी होना, उसका इस प्रकार से अतीतवादी होना, शरणार्थी बन जाना दुर्बलता का, निराशा का प्रतीक है, ठीक है। यूं अतीत की मानव मन है वो वर्तमान की समस्याओं से भाग करके अतीत के स्मरण में डूब जाता है, अतीत को याद करता रहता है, अतीत की शरण में चला जाता है। तो इस प्रकार से वह शरणार्थी बनना, अतीतवादी बनना निराशा और क्या है, दुर्बलता का प्रतीक है। और अगर मनुष्य आशावादी हो, भविष्यवादी हो तो वह आशा का या फिर उत्साह का प्रतीक माना गया है, ठीक है। तो वह भविष्यवादी होना, मानव का भविष्यवादी होना, भविष्य के बारे में सोचना आशा और उत्साह का प्रतीक है। और ये बात आप लिख सकते हैं। अगर दूसरे पॉइंट में बात करें तो इसमें कवि ने सामाजिक चेतना का वर्णन तो किया ही है, सामाजिक चेतना के रूप में वर्णन के साथ साथ वर्तमान जो मानव मन की जो कुंठा है, मानव मन की दमित जो इच्छाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति भी इसमें की गई है। तो प्यारे विद्यार्थी दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसमें कवि ने सामाजिक चेतना के साथ साथ वर्तमान मानव मन की कुंठाओं की अभिव्यक्ति भी की है, मानव मन की दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति भी की है, अभिव्यंजना भी की है। और भी आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रतीकात्मकता का वर्णन किया गया है, प्रतीकात्मकता या उपमा का सुंदर है वो अभिव्यंजना इसमें की गई है, प्रतीकात्मकता दी गई है, यहाँ पर प्रतीक बिंबों का प्रयोग किया गया है। और शब्दावली की बात करें तो तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, मिश्रित है, तत्सम तद्भव शब्दावली से मिश्रित रचना है। और मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया गया, मुक्त छंद आप जरूर लिख देना, तत्सम तद्भव शब्दावली लिख देना। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में प्रतीकात्मकता लिख देना, बिंबात्मक प्रतीकात्मकता का ये जो लाइन है, ये पंक्ति आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद देखते हैं। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, यहाँ रोमानी भाव व्यक्त हो रहा है। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आंखों की अंतर मन की, चेहरे की आंखों की अंतर मन की, और हमारे सांझे की अनगिन स्मृतियों की, और हमारे सांझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं, झिझक न हो निरखना, झिझक न हो कि निरखना, दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे। तो इस पद में भी प्यारे विद्यार्थियों जो है प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश कवि सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर कविता शीर्षक से उद्धृत है और अवतरित है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, उद्धृत या अवतरित लिख सकते हैं। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो है कवि ने अपने रोमानी भावों की अभिव्यक्ति की है, प्रेम भावों की अभिव्यक्ति की है, साथ ही साथ जो है इसमें हरी घास को अपनी अव्यक्त भावना, हरी घास को अपनी जो मन की दमित भावनाएं हैं, अव्यक्त भावनाएं हैं, उस को अंकुरित करने या उसको उजागर करने की बात है वो आधार बना करके इसमें कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो कवि अज्ञे जी कहना चाहते हैं कि कवि अपने रोमानी भावों की अभिव्यक्ति भी कर रहा है और साथ ही साथ इस पद में कवि है वो अपने जो हरी घास के रूप में अपने मन की दमित इच्छाएं हैं या अपने मन की जो अव्यक्त जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना चाहता है या अंकुरित करना या उजागर करना चाहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आगे देखिए वर्णन में व्याख्या के रूप में कवि अज्ञे जी कहते हैं आओ बैठो। आओ बैठो किसको कह रहे हैं? अपनी प्रेयसी को या फिर अपनी जो यानी प्रेयसी यानी प्रेमिका या फिर अपने जो प्रियजन या फिर अपने मित्र को संबोधित या लक्ष्य करके कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कवि
आज्ञा जी कह रहे हैं अपनी प्रेयसी या अपने प्रियजन या अपने मित्र को लक्ष्य करके कहते हैं कि आओ बैठो, क्षण भर तुम्हें क्षमा करना, क्षण भर तुम्हें निहारूं, देखूं, निहारूं मैंने देखूं, क्षण भर कुछ क्षण के लिए तुम्हें देखूं, अपनी जानी, जानी मैंने पहचानी हुई, जानी मैंने पहचानी हुई, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की यानी मन के भीतर की, अंतर्मन यानी मन के भीतर की, और हमारी साजे, साजे मैंने साथ की, संगति की, ठीक है। अनगिन, अनगिन मैंने असंख्य है, अनगिनत स्मृतियों, यादों की, थोड़े से शब्दार्थ देख रहे हैं। निहारूं मैंने देखूं, झिझक ना हो, किसी प्रकार की झिझक ना हो। दबी वासनाएं, जो मन की बुरी वासनाएं हैं उनकी विकृतियों को, उनकी बुराइयों को मैं ना देखूं। धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही, ठीक है। इसमें आगे कोई विशेष नहीं है। तो अब देखिए इस पद का अर्थ हम देखते हैं कि वह अपने कवि अपने प्रेयसी या अपनी प्रेमिका या फिर अपने प्रियजन या मित्र को संबोधित करते हुए या लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि तुम क्षण भर इस हरी घास पर मेरे साथ समय बिताओ, आओ बैठो, कुछ क्षण भर के लिए तुम हरी घास पर हम दोनों बैठ जाएं, एकांत में बातचीत करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है अपने भाव, एक तरह से रोमानी भाव व्यक्त हुआ है। तो अपने प्रियजन या अपने प्रेयसी को लक्ष्य करके कवि कह रहे हैं कि तुम क्षण भर मेरे साथ इस हरी घास पर बैठ जाओ। कि क्या करूं फिर बैठ करके, कि क्षण भर तुम्हें निहारूं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अगर हम बैठेंगे तो अपने जीवन के अनुभवों को पुनः जो है याद करेंगे, जीवन के अनुभवों को पुनः क्या करेंगे, याद करेंगे। पुनः स्मरण करने से करने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। हरी घास पर हम बैठेंगे, कुछ क्षण एकांत में बैठेंगे तो हम अपने जीवन में बीते हुए पलों को फिर से याद करने का जो सुअवसर है हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। इस जगह पर मैं तुम्हें क्षण भर के लिए अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। कभी यहाँ कहता है क्षण भर तुम्हें निहारूं, कि मैं इस समय हम इस हरी घास पर बैठ करके मैं तुम्हें जी भर करके देखना चाहता हूँ, जी भर के तुम्हें निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, अच्छी प्रकार से देखना चाहता हूँ क्षण भर के लिए। अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की। अब यहाँ पर मैं बैठ करके तुम्हें, वैसे तो मैंने कई बार, यद्यपि कवि अपने प्रेयसी को, अपने प्रियजन को लक्ष्य करके कहता है कि हालांकि मैंने कई बार तुम्हें देखा है। कौन करे, कवि आज्ञा जी कहते हैं हालांकि मैंने तुम्हें कई बार देखा, यद्यपि मैंने कई बार तुम्हें देखा है, कई बार तुम्हें देख लिया है, और तुम्हारे चेहरे की प्रत्येक रेखा को मैं पहचानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे चेहरे को भली भांति देखा है और तुम्हारे चेहरे की एक एक रेखा को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। फिर भी इस सांसारिक जीवन की व्यस्तता के कारण जो है मैं तुम्हें कुछ भूला हुआ सा महसूस करता हूँ। इस सांसारिक व्यस्तता के कारण, इस नगरीय व्यवस्था के कारण मैं कुछ इस व्यस्ततम जीवन की इस जीवन में तुम्हें कुछ भूला हुआ सा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। यद्यपि मैंने तुम्हें कई बार देख चुका हूँ, तुम्हें कई बार देखा है, तुम्हारे चेहरे की एक एक रेखा को मैं पहचानता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस सांसारिक जो व्यस्तता के कारण मैं तुम्हें कुछ भूला सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। इस तरह से तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो फिर से तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ, तो कुछ भूला हुआ चाहता हूँ। इसीलिए मैं पुनः तुम्हारे चेहरे की उन्हें जानी पहचानी जो रेखाएं हैं वो देखना चाहता हूँ, फिर से तुम्हें देखना चाहता हूँ, या तुम्हारे जानी पहचानी उन रेखाओं को मैं पहचानना चाहता हूँ। ठीक है। कोई जो कवि है वो अपनी प्रेयसी को जो कहना चाहता है कि मैंने वैसे तो तुम्हारे चेहरे को कई बार है वो देखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पुनः देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, या मैं तुम्हारे बारे में वो तुम्हें गंभीरता से और देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं। कवि यहाँ पर जो है पुनः देखना
चाहता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं आगे जी कि तुम्हारी उसे चेहरे की उसे जानी पहचानी रेखाओं को मैं फिर से पहचानना चाहता हूँ। चेहरे की नहीं अपितु मैं तुम्हारी आँखों की और अंतर्मन की। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं चेहरे की रेखा ही नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारी आँखों की और तुम्हारे भीतरी मन के भीतर की रेखाओं को भी जान लेना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे मन को, आँखों को कई दिनों से नहीं देखा है, या तुम्हारे इन आँखों को और मन को देखने की फिर से मेरे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है। तो इस प्रकार से मैं तुम्हारी आँखों को, तुम्हारे मन के भीतर की रेखाओं को मैं फिर से जान लेना चाहता हूँ। और इस प्रकार से कि और हमारे साझे की अनगिन स्मृतियों की। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं अंतर्मन के साथ साथ हमारे साझे की, यानी हमारे साथ की, जब जो हमारे तुम्हारा और हमारा जो जीवन साथ साथ बीता है, उस पलों को, उस साझे की जो समय को, उस पलों को मैं फिर से याद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी और हमारे इस कारण से जो हमारी असंख्य स्मृतियां हैं, क्योंकि जो तुम्हारे मन के भीतर की रेखाओं से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कभी यहाँ पर अपने प्रेयसी को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि हमारा जीवन तुम्हारे एक साथ, हम दोनों का जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है और एक दूसरे के अंतर्मन को हम जानना चाहते हैं। इस कारण से हमारी असंख्य जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वो भी एक दूसरे से क्या है, मिली हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी उस असंख्य स्मृतियों को इस एकांत स्थान में पुनः है वो देखना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन स्मृतियों को इस एकांत स्थान पर, इस हरी घास पर मैं पुनः वो अपने मन में एक तरह से ताज़ा करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ कि तुम्हें निहारूं झिझक ना हो कि निरखना। कभी यहाँ पर कहते हैं कि इस एकांत स्थान पर मैं तुम्हें निहारता हूँ, अगर तुम्हें देखता हूँ तो किसी प्रकार मुझे झिझक ना हो, कि झिझक से रहित मैं तुम्हें देखूँ। ठीक है, इसी किसी भी प्रकार की झिझक या रोक यहाँ पर ना हो और तुम्हें मैं जो है लगातार देखता रहूँ, झिझक से रहित हो करके मेरे मन में तुम्हारे जो है तुम्हें मेरे अपने आँखों से देखता रहूँ। कि दबी वासना की विकृति है धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए। कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस प्रकार से देखूँ कि मेरे मन में किसी प्रकार के तुम्हारे प्रति कोई वासना या बुरी भावना जो है ना हो, उसकी विकृति, उसकी बुराई मेरे भीतर ना हो। मैं जो देखूं तुम्हें वो पूर्ण प्रेम से तुम्हें देखूं, उसके भीतर किसी भी प्रकार की वासना का स्थान ना हो, वासना से रहित होकर के मैं तुम्हें देखूं। तो दबी वासना की विकृति है, यानी जो वासना तुम्हें देखने की जो इच्छा है वह जरूर है, तुम्हें देखना चाहता हूं मैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की वासना से वो मुक्त होकर के देखना चाहता हूं। मैं अपनी दबी वासना से मुक्त रहना चाहता हूं और अनुभूति के स्तर को इस प्रकार से देखना चाहता हूं कि धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए। यानी इस प्रकार से देखते देखते तुम्हारे चेहरे से होते हुए मैं तुम्हारे अंतर्मन तक उतर जाऊं या तुम्हारे अंतर्मन को देखता रहूं और तुम्हारे चेहरे को बार बार देखती रहे मेरी आंखें अंतर्मन से, तुम्हारे मेरे अंतर्मन से जो आंखें हैं वो निर्वत होकर के तुम्हारे अंतर्मन तक है वो चली जाए, या तुम्हारे अंतर्मन को मैं देखता रहूं, चेहरे को बार बार देखती रहे मेरी आंखें, उसी की स्मृति में संजो करके रखे। और इस प्रकार से धीरे धीरे केवल नेत्र जगे, यानी मेरे केवल आंखें हैं तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे इस रूप रंग को देखती रहे और केवल आंखें ही जगती सी रहे। ठीक है, उतनी ही धीरे, इतनी कहने का तात्पर्य यहाँ पर बताया कि इस तरह से धीरे धीरे मैं तुम्हें निहारता रहूं, इस तरह से धीरे धीरे देखता रहूं कि जिस प्रकार से हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से दूर से देखने पर हरी घास की एक एक पत्ती नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देती, केवल उस हरी घास का हरापन दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से मैं तुम्हें बड़ी धीरे धीरे गहराई से केवल प्रेम भाव से तुम्हें देखता रहूं। तो उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे हरी घास की प्रत्येक पत्ती अलग अलग दिखाई नहीं देती दूर से देखने से, ठीक उसी प्रकार उसमें केवल हरापन ही दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से मैं तुम्हारे
और मेरे बीच के जो फासला है, तुम्हारा और मेरे बीच का जो फासला है, अंतर है, उसको समाप्त करके और उसमें एक रूप होकर के देखना चाहता हूँ। ये नेत्र है, नेत्रों में तुम्हारे सौंदर्य को बसाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये कवि की कल्पना है कि मैं अपने नेत्रों में तुम्हें बसाना चाहता हूँ, या तुम्हारे और मेरे भीतर का जो फासला है, बीच का जो फासला है, वो पूर्ण रूप से मिट जाए। हम एक निष्ठ होकर के, एक रूप होकर के प्रेम भाव से एक दूसरे को निहारे, एक दूसरे के अंतर मन को जाने। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। जिस प्रकार से हरी घास की पत्ती पत्ती दूर से देखने पर एक एक नहीं दिखाई देती है, बल्कि पूरा हरापन ही दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी प्रेम भाव हरेपन की तरह एक हो जाए, एक निष्ठ हो जाए, अंतर्निष्ठ हम हो जाए। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखेंगे? इसमें नंबर 1 पर आप लिख सकते हैं, इसमें कवि की जो व्यक्तिवादी भावना और रोमानी स्वर है वो व्यक्त हुए हैं। व्यक्तिवादी भावना भी व्यक्त हुई है, साथ साथ कवि की एक प्रेयसी के साथ ये बातचीत जो हो रही है, प्रेयसी के प्रति ये जो भाव व्यक्त हुए, तो रोमानी भाव या प्रेम भाव भी यहाँ पर व्यक्त हुए हैं, उसका स्वर भी व्यक्त हुआ है। और प्रतीक योजना भाव के अनुरूप है, ये भी लिख सकते हैं। प्रतीक योजना क्या है? भावों के अनुरूप प्रतीक योजना की है, बिंब रूप में की है, प्रतीक रूप में की है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, ये भी आप तीसरी पंक्ति में लिख सकते हैं। और मुक्त छंद का जो प्रयोग है, या मुक्त छंद की गेयता उचित है। मुक्त छंद की क्या है? गेयता उचित है, ये भी आप लिख सकते हो। प्रतीकात्मकता है मुक्त छंद की, ये आप सभी में लिख सकते हो। मुक्त छंद की गेयता उचित है, ये आप सभी आप व्याख्या में इस पाठ की जो व्याख्या है हरिघास वचन पर, उसमें लिख सकते हो। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना, ये भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से 2-3 लाइनें तो आप सभी में एक समान ही चल सकती है, आपकी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये हरिघास पर क्षण बैराग्य जी की रचना के ये 7 और 8 के क्रम से जो व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आगे जी के बाकी शेष रहे जो व्याख्याएं हैं उनके विवेचन को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को आप ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब गंभीरता से पढ़ाई करने लग जाइए, ठीक से याद करेंगे नोट्स बना करके, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।